हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए न्यू लेक्चर स्टार्ट होगा और आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है रासायनिक बलगतिकी का। आज आपको बताएंगे अभिक्रिया का कोटि क्या होता है, अभिक्रिया का आणविकता क्या होता है। बहुत बार 12th के परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछेगा, इसमें दो राय नहीं है, पूछेगा ही है, समझ रहे ना। इसलिए आप लोग आज का क्लास शुरू से लेकर के अंतिम तक देखेंगे और अच्छा से आप लोग सेपरेट पूरा अलग अपना नोट्स होना चाहिए, ठीक है। तो कॉपी और पेन लेकर के आराम से नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिए, ठीक। चलिए आज हम आ रहे हैं अभिक्रिया के कोटि, यहां से क्लास स्टार्ट होगा। लेकिन ध्यान देना, ये क्लास पीछे वाले लेक्चर से, पीछे वाला जो आपको लेक्चर नंबर कितना था 2 या 3 होगा, तो उसी से संबंधित ये लेक्चर है। इसलिए आप लोग अच्छा से उस लेक्चर को देख लेंगे तो ही आप इस लेक्चर में आप आएंगे, ठीक है। जो बात है वो क्लियर बोल दे रहे हैं हम। तो आइए हम हेडिंग लिख रहे हैं अभिक्रिया की कोटि। काफी ही महत्वपूर्ण है, 12th के परीक्षा में हमेशा आया है और आगे भी आएगा। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखिए पहले आप समझ लेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। देखो किसी भी अभिक्रिया के वेग समीकरण में, पिछले वाले क्लास में वेग समीकरण बता दिया गया है, बोलिएगा मत कि कैसे होता है वेग समीकरण। किसी भी अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रण पदों के घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। नहीं समझ में आया? आइए देखिए, एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो, ये कोई अभिक्रिया है, ये P जो है वो उत्पाद है, अभिकर्मक एंड ये उत्पाद। पहले आप देखो, कह देगा आपसे कि इस अभिक्रिया का कोटि बताइए, तो बिना वेग समीकरण यानी कि दर समीकरण लिखे हुए आप इस अभिक्रिया का कोटि नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, अभिक्रिया का दर समीकरण यानी कि वेग समीकरण लिखना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा एक छोटी सी बात कि वेग समीकरण यानी कि दर समीकरण जो है ना, वह प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है। तो कहीं सर प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है, तो फिर हम इसको कैसे निकालेंगे? क्या हम प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं, वहीं तो बता रहे। देखो पर सुनो, किसी भी अभिक्रिया का दर समीकरण यानी कि वेग समीकरण प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है। अगर प्रश्न में वेग समीकरण नहीं दिया है, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं दिया है तो आपको एक हम ट्रिक बता रहे हैं। देखिए कैसे आप इसका लिख सकते हैं वेग समीकरण। वेग समीकरण इक्वल टू आप लिखेंगे, पिछले क्लास में हो गया था, वेग यार बराबर होता है के अभिकर्मक ए का सांद्रता। ध्यान दीजिएगा, इसका गुणांक कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको घात में दिया जाता है, तो 1 है तो नहीं लिखा जाता, पता ही नहीं था ना। फिर यहां देंगे b और b का गुणांक कितना है? 2 है, तो यहां पर घात 2 देंगे, समझे। ऐसे वेग समीकरण जो है वह प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है। अगर प्रश्न में नहीं दिया है वेग समीकरण तो कृपया आप इस मेथड से निकालेंगे, मैक्सिमम चांस रहता है कि यह सही होता है, ना समझा। और कहीं कहीं गलत भी होता है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है। तो मान लो कि दिया ही नहीं है, नहीं दिया है प्रश्न में, तो क्या करेंगे? अपने मन से लिखो। तो अपने मन से लिखने का तरीका यही है, वेग बराबर के, बता दिया गया था, ये वेग नियतांक होता है, ये या दर नियतांक के, ए का सांद्रता, इसका जो यहां पर गुणांक रहता है उसको घात में लिखा जाता है। तो कुछ नहीं है तो यहां पर एक है, बी का देंगे, इसका गुणांक 2 है तो यहां पर 2 देते हो, समझे। फिर से परिभाषा सुन लो अभिक्रिया कोटि का। किसी भी अभिक्रिया में दर समीकरण में सांद्रण पदों के घातों का योगफल, बताओ इसका सांद्रण, इसका घात कितना है? 1 है, इसका घात कितना है? 2 है, तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 1 और 2 कितना? 3। तो कहेंगे इस अभिक्रिया का कोटि 3 है। बात समझ में आ रही है? तो पल लिखो, उसके बाद हम फिर समझा रहे हैं। चलो यहां स्टार्ट हो जाओ।
लिखेंगे अभिक्रिया के दर समीकरण या वेग समीकरण में प्रकट सांद्रण पदों का सांद्रण पदों की कहिएगा, सांद्रण पदों की घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। नहीं समझ में आया? कह रहा है कि अभिक्रिया के दर समीकरण यानी कि वेग समीकरण में प्रकट सांद्रण पदों की घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ये अभिक्रिया हो गया, इसका ये हो गया वेग समीकरण। तो घातों का कह रहा है योगफल, तो घातों का योगफल सांद्रण पदों के, तो ये सांद्रण पद है, ये भी सांद्रण पद है, तो इसका घात 1 है, इसका 2 है, तो कह रहे उसका वो योगफल कहलाता है। तो योगफल कितना होगा? 2 और 1 3, तो इसका कोटि हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है? आइए, लेकिन देखिए कैसे परीक्षा में पूछता है। कहेगा आपसे अगर कि अभिक्रिया की कोटि ए के संदर्भ में, तो जब पूछेगा आपसे कि अभिक्रिया की कोटि ए के संदर्भ में बताओ, तो ए के संदर्भ में देखो, इसका बोलो घात कितना है, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो कहना कि ए के संदर्भ में अभिक्रिया का कोटि जो है वह 1 है। आ रहा समझ में? अगर आपसे कह दिया जाए कि इस अभिक्रिया का कोटि बताइए बी के संदर्भ में, तो बी के संदर्भ में कोटि कितना है? 2 है। आ रहा समझ में? कुछ है, बस अच्छा है जी। अभिक्रिया की कोटि बी के संदर्भ में, तो कहना कि 2 है। अब देखो आपसे कहेगा संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, तो अगर आपसे कहा जाएगा कि संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि बताइए, तो संपूर्ण अभिक्रिया तो आप जोड़ देंगे 2 यहां और 1 यहां, तो कहेंगे 3, यानी 1 है ना, तो आप कह सकते हैं प्रथम कोटि। ध्यान देना, प्रथम कोटि, और यहां 2 है तो इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय कोटि, यानी कि बी के संदर्भ में यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि है, ए के संदर्भ में अभिक्रिया प्रथम कोटि है, 1 है ना, और ओवरऑल पूरे संपूर्ण अभिक्रिया कितना है? तो तृतीय कोटि की है। आ रहा है समझ में? कुछ है, तो ये द्वितीय कोटि है। समझते रहिएगा, नहीं तो बाउंस करेगा। ये तृतीय कोटि है, तृतीय कोटि। क्या क्लियर है? चलिए, तो इतना आप लोग समझ गए। आइए अब अगले पॉइंट में लिखेंगे, जो आपको समझा दिए हैं उसी को हम लिखवाएंगे। पहला पॉइंट आपको बताएंगे कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग समीकरण लिख रहे हैं, जो दर समीकरण लिख रहे हैं, वह क्या होता है? प्रयोग के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है। दूसरा नंबर में आपको बताएंगे कि किसी भी अभिक्रिया का कोटि
शून्य हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या फिर भिन्नात्मक भी हो सकता है। भिन्नात्मक मतलब समझ रहे हैं, 1.5 हो गया, 1.5, 2.5 हो जाएगा, 2.5, समझ रहे हो, 3.5 भी हो सकता है, 2.5, 1.5, समझ रहे हैं, हाफ कोटि हो सकता है। यही बोल रहे हैं हम, किसी भी अभिक्रिया कोटि 0, 1, 2, 3 या भिन्नात्मक भी हो सकते हैं। तो यही 2 पॉइंट लिखवाएंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, मिटा देना। चलो, तो यही 2 पॉइंट है, उसको भी आप लोग जल्दी से लिख लीजिए और तब हम आगे चलेंगे। चलो, लिखिए तो यहां पर दर समीकरण, दर समीकरण एवं अभिक्रिया की कोटि प्रयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है। क्या बात क्लियर है? प्रयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगर प्रयोग के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, मतलब कि अगर प्रश्न में नहीं दिया है, तो आप अपने मन से लिखिएगा जैसे हम बताए हैं, वह मैक्सिमम अधिकतम जगह सही हो जाता है, कहीं कहीं गलत हो जाता है। तो गलत होने का चांस नहीं है। अगर प्रयोग के द्वारा होगा ना तो प्रश्न में दिया रहेगा, आप टेंशन क्यों लेंगे? आ रहा समझ में? प्रश्न में देगा। ये हो गया। इसके बाद ये लिखिए, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि 2, 3 अथवा भिन्नात्मक हो सकती है। ठीक है? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्लियर है ये ना? तो ये सारा पॉइंट आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा। क्लियर? अब आ रहे हैं हम अगले टॉपिक में, अभिक्रिया की कोटि के बारे में जानकारी खत्म। ठीक, चलिए अब आ रहे हैं हम अपने अगले टॉपिक में, और अगला टॉपिक है प्राथमिक अभिक्रिया एवं जटिल अभिक्रिया। तो अगला हेडिंग आप लोग लिखिए मेरे साथ, और अच्छा से आप लोग माइंड में सेट करते चलिए सब कुछ। प्राथमिक अभिक्रियाएं एवं जटिल अभिक्रियाएं, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है? तो पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राथमिक अभिक्रिया क्या होता है, और उसके बाद आपको बताएंगे जटिल अभिक्रिया क्या होता है। एकदम परिभाषा तो एकदम इतना आसान है, कहिए मत, इतना आसान है कि कहिए मत। तो हम स्टार्ट करेंगे कौन सा? पहले स्टार्ट करेंगे प्राथमिक अभिक्रियाएं। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे पहला हेडिंग प्राथमिक
अभिक्रियाएं, पहला यही है। ध्यान दो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक पद में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक अभिक्रियाएं। और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक से ज्यादा पद में संपन्न होती है, उसको बोलते हैं जटिल अभिक्रियाएं। पहले परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद आपको फिर समझाएंगे। ठीक है, एक पद में संपन्न तो प्राथमिक, और एक से ज्यादा पद में अगर संपन्न होती है तो उसको हम बोलते हैं जटिल अभिक्रिया। क्लियर है? तो पहले आप प्राथमिक अभिक्रिया लिखिए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक पद में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है, प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती है। प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती है। एक पद में संपन्न तो प्राथमिक, और एक से ज्यादा पद में संपन्न होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? जटिल। जैसे देखो, ए अभिकर्मक है, बी, ये दोनों अभिक्रिया करके और सीधा बना दिया उत्पाद पी, उत्पाद। तो दोनों अभिक्रिया करके और सीधा उत्पाद बना दिया। तो कितना पद में हुआ है? एक ही पद में ना हुआ है, ना समझा? एक ही पद में ना हुआ है ये, तो कहेंगे ये प्राथमिक अभिक्रिया है। क्लियर है? चलिए अब आ रहे हैं हम जटिल अभिक्रियाएं क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक, तो ये नोट कर लिए होंगे। आइए चलते हैं हम जटिल अभिक्रियाएं। अच्छा से माइंड में सेट करते चलिएगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होने वाला है। हम बार बार बोल रहे हैं, फर्स्ट क्लास में ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देते आ रहे हैं। अब आप लोग को करना है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आप करते रहिए जो करना है वो। आइए जटिल अभिक्रियाएं लिखेंगे आप। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती है, जटिल अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? जटिल अभिक्रियाएं। जैसे देखिए, मेरे उदाहरण पर समझिएगा। ए पहले किस में बदला? बी में। फिर बी किस में बदल गया? सी में। सी किस में बदला? डी में। देखो, ए पहले किस में बदला है? तो बी में बदला है। फिर बी सी में, फिर सी डी में। तो हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में यही हुआ है कि ए डी में चेंज हुआ है, ए डी में चेंज हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ए डी में चेंज तो हुआ है, लेकिन डायरेक्ट नहीं चेंज हुआ है। 3 पद के बाद 3 स्टेप में, देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप में ए जो है वो डी में बदला है ना। तो आपसे अगर कह दिया जाएगा कि बताइए ए से डी जो बना हुआ है वह कौन सा अभिक्रिया है, तो कहना कि जटिल अभिक्रिया है, क्योंकि यह एक पद में नहीं हुआ है। पहले ए बी में बना है, फिर बी सी में बना है, सी डी में बना है। मतलब कि फाइनली यही हुआ है इस अभिक्रिया में कि ए डी तो बना ही है, लेकिन 3 पद में। तो हम कहेंगे कि ए से डी में जो अभिक्रिया हुआ है यह जटिल अभिक्रिया है, क्योंकि यह 3 पदों में हुआ है, एक से ज्यादा पदों में संपन्न हुआ है। तो हम कह सकते हैं यह कैसा अभिक्रिया है? तो
जटिल अभिक्रिया है। माइंड में सब सेट करते चलो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जटिल अभिक्रिया है ये, समझे? हाँ, आप सोचते हो कि सर तब ये तो सही है, लेकिन ए से बी में कन्वर्ट हुआ, ये है, ये प्राथमिक है। देखो जी, सब माइंड में सेट करेंगे आपको। ये क्या है, तो इसमें दो राय नहीं है। ये प्राथमिक अभिक्रिया है। बी सी में बदला है, यह भी प्राथमिक अभिक्रिया है। सी डी में बना है, यह भी प्राथमिक अभिक्रिया है। लेकिन ए डी में बदला है, यह प्राथमिक नहीं है, ये जटिल अभिक्रिया है। समझ में आ रहा है? एक पद में होगा तो प्राथमिक, एक से ज्यादा पद में होगा तो जटिल अभिक्रिया। जैसे देखो, आप लोग मान लीजिए कि दो लोग हैं, बाइक पर कहीं जा रहे हैं, तो बाइक पर लोग कैसे ऐसे ऐसे चलाते हैं ना, ऐसे ऐसे घुमाकर चलाते हैं। तो बाइक पर दो लोग हैं, जा रहे हैं कहीं, समझे, और यहीं आप आदत पकड़े हुए चलाने वाला बाइक। तब तक क्या हुआ कि ट्रक के नीचे चले गए। तो जब ट्रक के नीचे चले गए तो ट्रक और बाइक आपका क्या हो गया, अभिकर्मक हो गया। ट्रक और बाइक अभिकर्मक, तो दो अभिकर्मक के बीच में ऐसे टक्कर हुआ, और बाइक पर जो लोग बैठे थे अगर उत्पाद बन गए, उत्पाद मतलब भगवान के प्यारे हो गए, टक्कर हुआ, ऊपर चले गए, तो हम कहेंगे कि वो अभिक्रिया कैसा है, प्राथमिक अभिक्रिया है। अगर एक ही पद में चले गए ऊपर तो। लेकिन मान लो कि टक्कर हुआ, अभी हाथ पर सब पटक रहा है, तो अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, उसको टांग करके हॉस्पिटल में ले जाएंगे, उठा करके। नहीं, उसको उठा करके कहाँ ले जाएंगे, हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद बेचारा दवा होते रहा, दवा चढ़ाया गया, ये इंजेक्शन दिया गया, बेचारा 5-6 दिन तक रहा वहाँ पर। फिर छठा दिन जो है ऊपर चले गए। तो क्या वहाँ पर टक्कर होते होते ऊपर चला गया था? नहीं ना। तो ऐसे अभिक्रिया, ये भी उत्पाद बना है, लेकिन कितना, 2 पद में। पहले टक्कर हुआ, उसको ले जाकर के हॉस्पिटल में ले जाकर वहाँ 5-6 दिन तक रहा, तब न उत्पाद बना हो। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे जटिल अभिक्रिया है। तो एक पद में होगा तो प्राथमिक, और एक से ज्यादा पद में होगा तो जटिल अभिक्रिया। क्या मेरी बात को समझ में आ रही, कुछ कुछ क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आ रहे हैं अगले टॉपिक में, ठीक है? चलिए सब कुछ माइंड में सेट करते चलिए। बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं, अब फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें मेरा दोष नहीं है, आपका दोष है। इसका मतलब कि आपको ना पढ़ने में मन लग रहा है, ना कुछ करने में मन लग रहा है। आराम से केवल खाना खा सोते रहिए, कुछ काम नहीं है। तो मेरा जो काम वो करेंगे। चलिए अगला टॉपिक, वह भी काफी महत्वपूर्ण, अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है। काफी ही महत्वपूर्ण टॉपिक यह भी है। अभिक्रिया की देखिए, अभी तक क्या ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अभिक्रिया की कोटि हुआ है, प्राथमिक अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया, ठीक। अब आएंगे हम अभिक्रिया की आणविकता, काफी ही महत्वपूर्ण क्लास। अभिक्रिया की आणविकता, मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पहले ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया में, किस अभिक्रिया में, प्राथमिक अभिक्रिया में, ध्यान देना, आपको लिखवाएंगे कि अभिक्रिया की जो आणविकता है यह सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया के लिए होता है, जटिल अभिक्रिया के लिए नहीं होता। इसीलिए हम परिभाषा लिखवा रहे हैं। किसी प्राथमिक अभिक्रिया में, किसी प्राथमिक अभिक्रिया में अभिकर्मक के, किसी प्राथमिक अभिक्रिया में अभिकर्मक के कुल अणुओं की संख्या को हम बोलते हैं आणविकता। आया नहीं आया समझ में? चलिए फिर पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद आपको हम समझाएंगे कि प्राथमिक अभिक्रिया में अभिकर्मक के कुल अणुओं की संख्या को हम बोलते हैं आणविकता, ठीक। तो पहले आप लोग लिखिए यहां पर, किसी
प्राथमिक किसी प्राथमिक अभिक्रिया में अभिकर्मक किसी प्राथमिक अभिक्रिया में अभिकर्मक के कुल अणुओं का योगफल अभिक्रिया का आणविकता कहलाता है। आणविकता कहलाता है। किसी प्राथमिक अभिक्रिया में अभिकर्मक के कुल अणुओं का योगफल अभिक्रिया का आणविकता कहलाता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, आप लोग को दिक्कत क्या होगा, सर ये आप क्या बोल रहे हैं, अणुओं का योगफल। अभिकर्मक समझ में आता है, वहीं अभिकर्मक या अभिकारक, इतना तो यार समझ में आता होगा तुम लोग को जी। अभिकर्मक बोलो, अभिकारक बोलो, सब एक ही है। उत्पाद बोलो, प्रतिफल बोलो, समझ में आ रहा है इतना? तो ये दिक्कत है आपको शायद अणुओं का योगफल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे आपको हम समझा रहे हैं यहीं पर देखो, NO प्लस O2 यह बनाया है 2NO2। बैलेंस करना होगा, यहाँ कर दीजिएगा। क्या देखिए तो बैलेंस है जी, बैलेंस हो गया, संतुलित कर दिए। तो यहाँ पर जो रहता है ना, उसी को हम बोलते हैं, उसको आप मोल भी बोल सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि NO कितना मोल है, तो कहना कि 2 मोल है। कितना अणु है? 2 अणु है। यहाँ पर जो रहता है उसको मोल भी बोलते हैं, हम अणु भी बोल सकते हैं। तो कहेगा कितना अणु है, तो कहना कि 2 अणु। इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 है। तो कहना कि ये O2 जो है वह 1 मोल है। अगर मोल नहीं कहेगा तो कहना कि O2 का 1 अणु है। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाए ऐसे, H2 ऐसे दिया हुआ है, देख लो, आप तो 6, 7 से ही पढ़ते होंगे। H2 दिया हुआ है, तो कहेगा कि H2 का कितना परमाणु है, तो कहना कि H2, तो कहना कि 2 परमाणु है। कहेगा कितना अणु है, तो कहना कि 1 अणु है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर अणु रहता है और यहाँ पर परमाणु रहता है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ है? तो हाइड्रोजन के 1 अणु में 2 परमाणु होते हैं, इतना माइंड में सेट रखो। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर जो रहता है उसको अणु बोलिए, मोल बोलिए, सब चलेगा। यहाँ पर जो रहता है अणु मोल, यहाँ पर भी इसको भी बोल सकते हैं, 2 मोल बोलो वरना तो फिर 2 अणु बोल दो। ठीक है, तो हमको मतलब है किसे, अभिकर्मक के कुल अणुओं की संख्या। तो ध्यान पता है ना आपको कि इस साइड में अभिकर्मक रहता है, वहीं अभिकारक, इधर अभिकारक रहता है, उधर क्या रहता है, उत्पाद रहता है। तो कुल अणुओं का योगफल, तो देखो तो ये 2 है और इसका कितना अणु है, 1 है, तो योगफल कितना, 3। आ रहा समझ में? तो बस खत्म, हम कहेंगे इस अभिक्रिया का आणविकता 3 है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ लिख दें, देखो क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आणविकता 3। और कह देगा कि इसका कोटि निकालिए, तो अब क्या करेंगे आप, कह देगा कि वो तो ठीक है, इसका कोटि बताइए। तो कोटि बताने के लिए वो फिर बोल दे रहे हैं कि कोटि बताने के लिए दर समीकरण यानी कि वेग समीकरण लिखना पड़ेगा। अगर प्रश्न में नहीं लिखा है तो आप अपने मन से लिखेंगे
अपने मन से कैसे लिखेंगे, देखिए आपको बता दिया गया था वेग समीकरण। तो वेग बराबर आपको बोले थे के, इसके बाद ये एनो का सांद्रता लिखेंगे और इसका बोलो कितना गुणांक है 2, तो ये जो घात में लिखा जाता है। इसके बाद ये O2 का सांद्रता लिखो, बोलो इसका गुणांक कितना 1 है, तो इसको घात में लिखेंगे, 1 नहीं लिखा जाता है। आ रहा समझ में। और आपको बोले थे कोटि क्या होता है, तो दर समीकरण में सांद्रण पदों के घातों का योगफल। तो सांद्रण पदों के घात, देखिए 2 यहाँ पर और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना होगा योगफल 2 और 1 3। तो कहेंगे इसका कोटि भी 3 होगा। अब आप सोचते होंगे कि सर कोटि भी 3, तो क्या अभिक्रिया का आणविकता और कोटि दोनों समान होता है? नहीं, समान नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है कि समान होगा। अब बता रहे हैं ना, बताएंगे आपको अगले पॉइंट में। क्या बताएंगे कि प्राथमिक अभिक्रिया का, सिर्फ किसका, प्राथमिक अभिक्रिया का आणविकता और कोटि समान होता है। प्राथमिक अभिक्रिया का आणविकता कोटि समान होता है, जटिल के लिए नहीं। जटिल में तो होता ही नहीं है, ये ना केवल होता है। आ रहा समझ में कुछ बात? क्लियर है? चलिए, तो आप लोग इसको नोट कीजिए और एक छोटा सा उदाहरण है उसको भी हम आपको देंगे। लिख लिए? जल्दी करो। चलो कर लिया। एक छोटा सा उदाहरण है उसको भी हम लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। माइंड में सब कुछ सेट करते चलिए। मेरा दोष मत दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो कहे कि सर किसका दोष देंगे, तो अपना दोष दीजिएगा। आइए, NH4NO2, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो यह टूटता है N2 और 2H2O में। कहेगा इस अभिक्रिया का आणविकता बताइए और कोटि बताइए। तो क्या करना है, ये बोलो तो है अभिकर्मक है ही ना है। इस अभिकर्मक का कितना अणु है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो कह देना अणुए को तो बोलते हैं हम आणविकता, 1 आणविकता होगा और क्या होगा। इसमें सोचना है ज़्यादा। आप लोग झूठों का टेंशन लेते हैं कि आणविकता कितना होगा 1 होगा, और बोल दो कोटि कितना, तो कोटि भी 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको कह देगा इसका दर समीकरण लिखने के लिए तो R बराबर होगा K, और इसका अभिकर्मक का होता है सांद्रता, तो सांद्रता लिख दिए, और यहाँ पर जो गुणांक होता है उसको घात में लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर 1 होगा, समझे। और 1 लिखा नहीं जाता है। तो घातों को क्या बोलते हैं, कोटि किसको बोलते हैं? अरे जो यहाँ पर घात रहेगा सांद्रण पदों उसी को तो बोलते हैं। बस खत्म, 1 होगा। क्लियर है? आ रहा समझ में? कुछ है? उड़ गया? अब उड़ गया तो हम क्या कर सकते हैं, सब आपकी गलती है। लेक्चर देखते नहीं तो उड़ेगा नहीं। अच्छा से देखेंगे तब ना लेक्चर है, देखता ही नहीं है, सीधा इसी लेक्चर में आ गए हैं। हो गया ये? चलिए, अब जो आपको बताए हैं पॉइंट उसको हम लिखवाएंगे। देखो, पहला पॉइंट लिखवाएंगे कि प्राथमिक अभिक्रिया के लिए कोटि और आणविकता समान होती है। क्लियर है? दूसरा बात आपको बताएंगे कि आणविकता कभी भी शून्य नहीं होता है और कभी भी भिन्नात्मक नहीं होगा। भिन्नात्मक का मतलब 1.5, 2.5, 3.5 कभी नहीं होगा। जबकि कोटि हो सकता है, लिखवाए हैं, कोटि शून्य भी हो सकता है, समझे। 1, 2, 3, 2.5, 1.5 ये सब कोटि हो सकता है, आणविकता नहीं होगा। आणविकता हमेशा पूर्ण संख्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, समझे। क्लियर हो रहा है? 1, 2, 3, 4 ऐसे। और कोटि जो है वह हो सकता है। तो 2 पॉइंट है, इसको आप जल्दी से लिखिएगा। चलो जल्दी जल्दी करो, टाइम ज़्यादा मत लगाइए, समझे। सब कुछ आपको बताया जा रहा है, इसके बाद भी दिक्कत है तो भाई हम क्या कर सकते हैं।
आपके पास तो पढ़ने का टाइम नहीं है, इसके अलावे सब करने का टाइम है। चलो इसको बोल करके हम लिखवा रहे हैं। लिखो लिखेंगे आणविकता सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया का ही निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट, आणविकता कभी भी शून्य तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। शून्य तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। हो गया? और अंतिम बार है, यह अंतिम पॉइंट है। प्राथमिक अभिक्रिया के लिए कोटि तथा आणविकता समान होती है। कोटि तथा आणविकता समान होती है। क्लियर है? आ रहा समझ में? प्राथमिक अभिक्रिया के लिए कोटि आणविकता समान होगा। दूसरा पॉइंट में आपको बता दिया गया कि आणविकता जो है वह केवल किसके लिए? प्राथमिक अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जा सकता है। समझे? और तीसरा पॉइंट में आपको बता दिया गया कि आणविकता कभी भी शून्य नहीं होगा, भिन्नात्मक नहीं होगा। समझे? देखिए 12th के परीक्षा में कभी कभी आ सकता है कि कोटि और आणविकता में अंतर बताइए, तो अंतर आपको बता दिया गया। कोटि शून्य और भिन्नात्मक हो सकता है, लेकिन आणविकता शून्य भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। आ रहा समझ में? दूसरा आप दीजिएगा, दोनों में अंतर पूछेगा तो इसका परिभाषा लिख दो, आणविकता का परिभाषा, और कोटि का परिभाषा लिख दो। आ रहा समझ में? तो ये होता है। तो बाकी आप लोगों को पता होगा ही, आप लोग अंतर लिख दीजिएगा। चलिए अब हम आ रहे हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और आते हैं हम यहाँ पर। देखिए यह भी कहीं कहीं पूछ देता है। छद्म आणविक अभिक्रिया। स्यूडो मोलेक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो मोलेक्यूलर रिएक्शन। देखो अभी तुमको क्या बताया गया कि प्राथमिक अभिक्रिया के लिए कोटि और आणविकता क्या होता है? समान होता है। लेकिन यहां ध्यान देना, छद्म आणविक अभिक्रिया, छद्म मतलब होता है फॉल्स, गलत। समझे? वैसी प्राथमिक अभिक्रियाएं, सुनते रहना, ध्यान देना, वैसी प्राथमिक अभिक्रियाएं जिसका आणविकता और कोटि बराबर नहीं हो,
उसको हम बोलते हैं छदम आणविक अभिक्रिया। कहे कि सर आप तो बोले थे कि बराबर होती है। हाँ तो अब बोल रहे हैं ना, तो उसी का तो नाम ये दे दिया। वे प्राथमिक अभिक्रियाएं जिसका कोटि और आणविकता बराबर नहीं हो उसको हम बोलते हैं छदम आणविक अभिक्रिया। माइंड में सेट हुआ? सेट हुआ तो जल्दी से लिखिए। सेट हो गया तो क्या कीजिए, जल्दी से लिखिए। लिखिए तो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, हम लिख दें, लिखो ना यार। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसका आणविकता और कोटि, जिसका आणविकता और कोटि बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो, छदम आणविक अभिक्रिया कहलाती है। छदम आणविक अभिक्रिया कहलाती है। क्या सेट हुआ माइंड में? क्लियर है? आइए अब इसी का एक टाइप है, इसी का एक प्रकार है, वो प्रकार आप लोग देखिए। ये तो समझ गए कि वे प्राथमिक अभिक्रिया ही है, लेकिन उसका क्या होगा, तो उसका कोटि और आणविकता बराबर नहीं होगा। समझे? उसको हम बोलते हैं छदम आणविक अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं, इसी का एक प्रकार है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं उसको। अब अच्छा से माइंड में सब सेट करते चलिए। अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। आइए यहाँ पर छदम एकाणुक अभिक्रिया, कुछ लोग इसको बोलते हैं छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, इसको आप लिखेंगे स्यूडो यूनिमोलेक्यूलर रिएक्शन, या इसको क्या बोलेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? देखो ये तो आप कंफर्म है कि स्यूडो अभिक्रिया क्या होता है, तो वे प्राथमिक अभिक्रिया हैं जिसका कोटि आणविकता बराबर नहीं हो। यहाँ पर देखो स्यूडो एकाणुक अभिक्रिया या क्या लिखा हुआ है, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। वे प्राथमिक अभिक्रियाएं, सुनते ना ध्यान से, वे प्राथमिक अभिक्रियाएं जिसका कोटि एक हो लेकिन आणविकता एक से ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं छदम एकाणुक अभिक्रिया। कोटि एक लेकिन आणविकता एक से ज़्यादा, उसको क्या बोलेंगे हम, छदम एकाणुक अभिक्रिया बोलेंगे। आया? नहीं आ गया? ठीक है, लिखो तो, वे प्राथमिक अभिक्रियाएं जिसका कोटि एक हो, जिसका कोटि एक हो लेकिन आणविकता एक से ज्यादा हो, लेकिन आणविकता एक से ज्यादा हो,
छदम एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। छदम एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। हो गया। आइए इसके उदाहरण पर ध्यान दीजिएगा, इसके उदाहरण पर ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दो। एस्टर का जल अपघटन। जल अपघटन मतलब समझ रहे हो, ईस्टर का अभिक्रिया करना है जल के साथ। ईस्टर का जल अपघटन, तो एस्टर का अभिक्रिया जल के साथ। ईस्टर पढ़ा है, अल्कोहल एस्टर नहीं पढ़े हैं। एस्टर का क्रियाशील समूह होता है COOR, ये अल्कोहल का क्रियाशील समूह होता है OH, बुझा रहा है कुछ। एल्डिहाइड का होता है CHO क्रियाशील समूह, तो यही होता है एस्टर का क्रियाशील COOR। ठीक, तो आइए एस्टर का जल अपघटन कराएंगे। CH3 COO C2H5, देखिए COO और R मतलब एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल समूह, तो ये हो गया COO और ये हो गया एल्काइल समूह। ठीक है, तो COOR इसमें है क्रियाशील समूह, इसका मतलब ये एस्टर है। इसका अभिक्रिया कराएंगे जल के साथ, समझे, ध्यान दे रहना। जल के साथ कराएंगे तो यह बनेगा CH3 COOH और प्लस क्या बनेगा C2H5OH बनेगा। क्लियर है। अब कहेगा आपसे कि इस अभिक्रिया का कोटि और आणविकता बताइए, तो कहेंगे सर आणविकता तो आप बोले हैं कि अणुओं की संख्या को, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो कितना हो गया 2। तो जी आणविकता तो आपका सही है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। आणविकता जो आप बोल रहे हैं ना, वह गलत नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 2 ही होगा। आप बोलेंगे अब कोटि बताइए। कोटि तो आप कहेंगे सर कोटि तो आप ही तो बोले हैं कि आणविकता और कोटि बराबर होता है, तो कोटि भी 2 लिख दीजिए। जहां 2 लिखे गलत, समझे, वहीं तुमको तो बोल रहे हैं हम। कोटि अगर आप 2 लिख दिए तो गलत होगा, कहेंगे। तो कोटि बताने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, वेग समीकरण लिखेंगे। देखो वेग समीकरण, ध्यान देते रहना। वेग समीकरण तो कहेंगे कि वेग समीकरण ये बराबर होता है R बराबर K, और आप तो बोले हैं कि सांद्रता लिखेंगे COO, सांद्रता। इसका जो गुणांक होता है वो उसको घात में लिखा जाता है, तो 1 है तो यहाँ पर 1 है, और फिर आप कहेंगे कि H2O लिखेंगे जल, इसका घात लिखेंगे सांद्रता, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो आप कोटि किसको कहा जाता है, तो घातों का योग। तो घातों का योग करो, 1 यहाँ और 1 यहाँ, कितना 1 और 1 2, 2 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक सर, ये कैसा, आप ही तो बोल रहे हैं सब कुछ, गलत कैसे हो जाएगा, हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान दो। किसी भी जल अपघटन अभिक्रिया में, ये जल अपघटन है, जल अपघटन में जल बहुत ही अधिक मात्रा में लिया जाता है। फिर सुनिएगा, जल अपघटन में जल बहुत ही अधिक मात्रा में लेना पड़ता है। और ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया में जो अधिक मात्रा में होता है उसके संदर्भ में कोटि 0 होता है। यानी यहाँ पर जल अपघटन में जल क्या होता है, तो अधिक के मात्रा में होता है। यहां लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। अधिक के मात्रा मतलब अधिक मात्रा में, और अधिक मात्रा में जो होता है उसके संदर्भ में कोटि 0 होगा, उसके संदर्भ में कोटि 0। और बताइए, किसी भी संख्या का अगर घात 0 होगा तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है तो खत्म करो, ये जल का घात 0 खत्म। तो उस केस में क्या होगा, R बराबर K
CH3COO C2H5 का सांद्रता। बस ये आपका सही हुआ। वेग समीकरण अगर आप ये लिख देते हैं, ऐसे ये लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, समझे। अधिक मात्रा में जो लिया जाता है उसके संदर्भ में कोटि 0 होता है, तो यहाँ पर 0 कर दो, तो अब सम करो तो कितना आएगा, 1 यहाँ पर 0 तो कितना 1, तो इसका कोटि कितना है, 1 है। इस अभिक्रिया का कोटि 1 है। आया समझ में। तो इसका आणविकता 2 कोटि 1, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, छदम एकाणुक अभिक्रिया या छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्लियर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसका उदाहरण है, माइंड में सेट रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, आगे भी पूछेगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। हम आ रहे हैं अगले टॉपिक में। आइए जटिल अभिक्रिया। अब आएंगे हम, ये लास्ट है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। जटिल अभिक्रियाएं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो जटिल अभिक्रियाएं यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको पहले बता दिया गया, पीछे में फिर बता रहे हैं कि जटिल अभिक्रियाएं जो है वह प्राथमिक अभिक्रियाओं के योग से बनता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको यहीं बताएंगे। ऐसे तो परिभाषा लिखवा दिए हैं कि वे अभिक्रियाएं जो एक से ज़्यादा पद में संपन्न होती है उसको हम बोलते हैं जटिल अभिक्रिया, बता दिए हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे आप वे अभिक्रियाएं या वे अभिक्रिया लिखिए, वे अभिक्रिया जो प्राथमिक अभिक्रियाओं के योग से, वे अभिक्रिया जो प्राथमिक अभिक्रियाओं के योग से बनता है, योग से बनता है। जैसे देखो ए बी में, बी सी में और सी किस में, डी में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए जो है वो डी में बदला है तो ये कौन सा अभिक्रिया है, तो ये जटिल अभिक्रिया है। सब हो गया है पीछे में। यह कैसा अभिक्रिया है, तो जटिल अभिक्रिया है, क्योंकि ए से जो डी में कन्वर्ट हुआ है ये डायरेक्ट नहीं हुआ है बल्कि इनडायरेक्ट हुआ है। पहले ए बी में गया, फिर बी सी में गया, सी डी में गया, तो अंतिम में इसमें यही हुआ है कि ए डी में हुआ है, लेकिन कितना, 1 2 3 पद में हुआ है ना, तो इसको हम बोलेंगे ए से डी में जटिल अभिक्रिया है। समझे। और ये सब क्या है, तो ये सब प्राथमिक अभिक्रिया है। ये पीछे में सब हो गया है, फिर कुछ कुछ बता देते हैं। ये प्राथमिक अभिक्रिया होता है, समझे। यह भी प्राथमिक है, यह भी प्राथमिक है, माइंड में सेट रखो। तो क्या कर रहा है कि वे अभिक्रिया जो प्राथमिक अभिक्रियाओं के योग से बनता है। देखिए प्राथमिक अभिक्रियाओं के योग से बनते हैं। ये तीनों को जोड़ो तो प्राथमिक अभिक्रिया, प्राथमिक प्राथमिक जोड़ो। देखो जोड़ेगा तो क्या होगा, बी और बी खत्म, सी और सी खत्म, तो बी और बी खत्म, सी और सी खत्म, तो इधर क्या बचेगा, ए बचेगा, इधर क्या बचेगा, डी बचेगा। तो ये नहीं बोले कि योग से आता है। देखो प्राथमिक अभिक्रिया को अगर जोड़ रहे हैं तो ये नहीं आ रहा है, आ रहा है, समझ रहे हो, योग से बनता है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जटिल अभिक्रिया जो है ए से डी में जटिल अभिक्रिया है, इसका कोटि बताइए, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे अब कि भाई कोटि कैसे बताएंगे हम, ये तो 1 2 3 पद में हो रहा, तो कोटि हम कैसे बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताएंगे इस पॉइंट में कि जटिल अभिक्रिया का दर समीकरण
और कोटि उस पद का निकालिएगा जो सबसे धीमा पद है। सबसे धीमा पद का एक सबसे 1 2 3, तो सबसे धीमा इसमें कैसे पता चलेगा? आपको टेंशन नहीं लेना है, बार बार बोल रहे हैं हम, परीक्षा में आपको दिया रहेगा कि 1 2 3 जो पद है इसमें सबसे धीमा पद कौन है, और जो सबसे धीमा पद होगा उसी का आप लिखेंगे दर समीकरण और उसी का बताएंगे कोटि। वो क्या होगा? जटिल अभिक्रिया के लिए हो जाएगा। 1 2 3 पद है ना, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसमें धीमा पद कौन है, जो सबसे स्लो होता होगा, सबसे धीमा होता होगा, उसी का हम कोटि बताएंगे। अगर वो कोटि बता देंगे तो वह जटिल अभिक्रिया का कोटि होगा। समझे? तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले पॉइंट करके लिखेंगे। आइए यहां पर मिटा दे इसको ना, मिटा दे, चलो मिटा दे रहे हैं। और एक लाइन आप लिखिए कि क्या होता है ये। तो आपको बोल दिए हैं कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सबसे धीमा पद उसमें कौन है। तो धीमा पद आपको नहीं सोचना है, वह परीक्षा में दिया रहेगा। लिखो दर समीकरण तथा अभिक्रिया का कोटि, अभिक्रिया का कोटि, दर समीकरण तथा अभिक्रिया का कोटि निर्धारण, अभिक्रिया के कर दीजिए, दर समीकरण तथा अभिक्रिया के कोटि का निर्धारण सबसे धीमा पद के द्वारा ही किया जाता है। किया जाता है। समझ में आ रही बात है? धीमा पद के द्वारा, धीमा पद के द्वारा ही किया जाती है। दर समीकरण जो लिखेंगे आप वो सबसे धीमा पद, तो धीमा पद आपको नहीं सोचना है, वो प्रश्न में लिखेगा। समझे? आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पर देखिए। तो मिटा दे इसको, मिटा दे, चलो मिटा दे रहे हैं। और एक छोटा सा इसमें आप एक क्वेश्चन देखिए। जैसे देखो प्रश्न है ये 2x + y यह बन रहा है z। ठीक है, देखिए इसका पद 1, पहला पद है x + y, ये बन रहा है m, और फिर जो है ये दूसरा पद है, और दूसरा पद क्या है कि ये m + x बन रहा है z। और यहाँ पर आपको लिख दिया है धीमा। देख लीजिए, हम बोले हैं लिखेगा प्रश्न में, आपको टेंशन नहीं लेना, धीमा लिख दिया। देखो तो ये जटिल अभिक्रिया है। यह कैसा अभिक्रिया बोलो? तो जटिल अभिक्रिया है। कहे कि सर जटिल अभिक्रिया कैसे आप बता दे रहे हैं? तो जटिल अभिक्रिया देखो तो दोनों को जोड़ो, पद 1 पद 2 दोनों को जोड़ो तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? m और m खत्म, तो x और x बचेगा, तो 2x + y। देखो 2x + y, इधर क्या बचेगा? m तो खत्म गया, तो क्या बचेगा? z न बचेगा, तो नहीं बन गया। देखो तो समझे? तो प्राथमिक अभिक्रिया को जोड़ने पर जो अभिक्रिया आता है वह जटिल अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको बोल दिए हैं कि जटिल अभिक्रिया का दर समीकरण लिखना है, तो किसका लिखेंगे? जो सबसे धीमा हुआ है, सबसे धीमा लिख दिया यहाँ पर, बस खत्म हो गया। दर समीकरण लिखेंगे, दर समीकरण r बराबर k, x का सांद्रता, बोलो इसका घातांक, इसका गुणांक कितना है? 1 है तो 1 2,
वाई, बोलो इसका गुणा के खाया था यहाँ पर 1 2, बोलो अब कोटि क्या होता है? कोटि, कोटि होता है इसका दोनों का योग। तो बताओ दोनों का योग कर दो और कोटि बराबर 1 यहाँ 1 यहाँ 2, तो कोटि 2 हो गया। ठीक है, चलिए हम आज यहीं पर ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।